हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो और नाइट ड्राइव वीडियो के साथ। और वीडियो में हम बात कर रहे थे जिम कॉर्बेट की बुक द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसका हम आज 5वां पार्ट कवर करेंगे, जिसमें सीरीज चल रही थी दूसरा शिकार। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ, और इसी के साथ प्लीज़ 1K सब्सक्राइब ज़रूर करा दें। चलिए आगे कहानी में बढ़ते हैं। और कहानी पर हम पहुंचे थे कि जिम कॉर्बेट ने उस महिला के जो अवशेष पर और उस तेंदुए को पकड़ने के लिए जो फंदा लगाया था, उसके बाद की जो स्टोरी है हम आज कवर करेंगे। अब उनका कहना था कि जब उन्होंने उस तेंदुए को पकड़ने के लिए जो फंदा लगाया था, अब फंदा तो उन्होंने लगा दिया था, लेकिन जब फंदा लगाने के बाद रात का टाइम था। अब रात के टाइम पे उन्हें ब्लाइंड हो जाता है आदमी। अब उसमें उन्हें उनके जिम कॉर्बेट को निशाना लगाने के लिए उन्होंने अपना उनको ना तो वो लेपर्ड दिखता, क्योंकि लेपर्ड का जो कलर था वो उसके लिए वो प्रोटेक्टिव कलर था रात के टाइम के लिए, उसके लिए एक सुरक्षात्मक कलर था। ठीक है। अब जो महिला थी, अब उस महिला के जो अवशेष बचे हुए थे उस पर कोई कपड़े वगैरह या नहीं थे, तो वो भी अंधेरे में नहीं दिख पाता। तो जिम कॉर्बेट ने क्या किया, ठीक उस महिला के सीधे ठीक सामने उस खेत के पास, वहाँ पे एक पानी की स्ट्रीम से एक वाइट कलर का पत्थर, जहाँ पे महिला के अवशेष पड़े हुए थे, वहाँ से एक पत्थर लिया सब वाइट कलर का, और उसको एक ठीक जहाँ पे महिला के अवशेष पड़े हुए थे उसके ठीक सामने पे एक मेड पे रख दिया। अब उससे आगे जब ज़मीन पर अपनी वो जितनी भी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की थी, पोजीशन ले ली थी, उससे जैसे ही वो सेटिस्फाइड हुए तो वो मचान पर एक घास बिछाकर बैठने की उन्होंने जगह बना दी। अब अपने पीछे एक पुआल रखा। पुआल दोस्तों, पहाड़ में पुआल यानी कि जो पता नहीं धान होता, पता नहीं क्या होता है उसे, मैं भी उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन उसे जब सुखाया जाता है तो एक पीले कलर का हो जाता है, फिर उसके बाद उसे पुआल या फिर न्यार ऐसा कुछ कहकर कहते हैं। अब उन्होंने वो रखा। अब आगे की तरफ उन्होंने अपनी कमर तक पुआल को पुआल अपनी कमर तक उन्होंने पुआल का ढेर लगाया जिसमें वो छुप सके। अब जैसे उन्होंने शिकार की तरफ मुँह किया था और उनकी जो पीठ थी पेड़ की तरफ थी, इसलिए इस बात की कोई आशंका नहीं थी कि उन्हें बाघ देख पाएगा। अब हालांकि उसके बारे में ये बात विदित थी कि वो शिकार पर दोबारा नहीं लौटता, क्योंकि जिम कॉर्बेट उसके लौटने के बावजूद पूरी तरह आश्वस्त थे। अब जिम कॉर्बेट के कपड़े जिम कॉर्बेट के जो उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे, खड़ी चढ़ाई पार करने के बाद उनके जो कपड़े थे वो पसीने से लथपथ हो रखे थे, और जो सूखी जैकेट थी वो बाहर से ठंडी हवा रोकने में कामयाब थी। इस तरह से उन्होंने अपनी नम और सुविधाजनक जगहों पर बैठ गए। अब वो रात भर नज़र रख के चौकन्ने हो गए। अब वे रात भर नज़र चौकन्ने करके रह गए, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को ये कहकर वापस भेज दिया था, जिन्होंने उनके लिए मचान बना के दिया था। उन्होंने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया था कि जब तक जिम कॉर्बेट ना आए तब तक वो गांव के जो प्रधान हैं उनके घर पे रहें, या फिर तभी आए जब अगली सुबह नया सूरज उगेगा। अब वे मचान पर खेत के मुंडेर पे चढ़े, और अगर बाघ को उनको तक आना होता तो उसे भी मचान पर चढ़ने में कोई भी नहीं रोक सकता है। अब सूरज जैसे ही छिपने वाला था, और जो सफ़ेद कलर की हिमालय की जो परछाई थी वो गंगा घाटी की डूबते सूरज की किरणों में नीली गुलाबी छटा आंखों के लिए एक अच्छी खुराक बन गई थी। अब जैसे ही उन्होंने इस छटा को निहारना शुरू किया, दिन की रोशनी धीमी पड़ गई और रात हो गई। अब इस रात के बारे में वो बता रहे हैं, ये एक ऐसा शब्द है जिसका कोई भी मापदंड नहीं है। जो एक इंसान के लिए गहरा अंधेरा है, वही दूसरे के लिए सामान्य अंधेरा, कहीं तो तीसरे व्यक्ति के लिए हल्का अंधेरा। अब उनका कहना है कि उनके लिए जिसने अक्सर काफ़ी समय उन्होंने अक्सर काफ़ी समय बाहर खुले में गुजारा है, और रात तब तक अंधेरी नहीं होती है जब तक आसमान बादलों से भी न ढका हो। अब उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि रात में वैसा ही देख सकता हूँ जैसे कि वो दिन में देखें, लेकिन वे किसी भी जंगल या फिर मैदान में रात के समय अपना रास्ता अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि
जैसे ही वो उस महिला के अवशेष के सामने सफ़ेद पत्थर, उनके लिए जो उन्होंने उस महिला के सामने एक सफ़ेद पत्थर को एक इंडिकेशन के तौर पे रखा था। अब उन्हें उम्मीद थी कि तारों की जो रोशनी है या फिर जो बर्फ़ की श्रृंखला है सफ़ेद कलर की, उसकी जो सफ़ेद कलर की जो छाया पड़ेगी, जिसका जो प्रतिबिंब पड़ेगा उनमें उन्हें निशाना लगाने के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन उनकी किस्मत ठीक नहीं थी, क्योंकि रात घिरी हुई थी। अब आसमान में बिजली चमकने लग गई और तूफ़ान भी आ गया। कुछ ही क्षणों में आसमान पूरा बादलों से ढक गया। अब जैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई, उन्होंने गधेरे में जो पत्थर लुढ़कने की आवाज़ सुनी। अब जैसे बारिश की बूंदें गिरने लग गई थी, तो उन्हें जहाँ से वो पानी की स्ट्रीम थी, वहाँ से उन्हें पत्थर लुढ़कने की एक आवाज़ सुनी। अब उसके 1 मिनट बाद ही ज़मीन पे जो घास के तिनके पर चलने की चरमर वाली जैसी आवाज़ आने लग गई। अब वो समझ गए कि तेंदुआ आ चुका है। जैसी वो मोटी बारिश में अपने जो उनके भीगे कपड़े थे उनसे वो चिड़ती हवा से, जो हवा आ रही थी उनमें ठंडी हवा, उसे जिस समय जूझ रहे थे, उस टाइम वो तेंदुआ सूखा हुआ था और घास पे आराम फरमा रहा था। अब उन्होंने जो भी तूफ़ान देखे थे उनमें से ये सबसे ख़तरनाक था। और जब ये तूफ़ान तेज़ी पर था, तब जिम कॉर्बेट ने गांव की तरफ से एक लालटेन जाती हुई देखी। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति की हिम्मत का कायल हो गया था जो लालटेन को ले जा रहा था। मुझे कुछ घंटों बाद पता चला कि तेंदुआ और तूफ़ान दोनों खतरों से जूझता हुआ वो लालटेन, मतलब जो तेंदुआ और जो तूफ़ान था, उन दोनों से तेंदुए और तूफ़ान से जूझते हुए वो आदमी, दोनों खतरों से जूझता हुआ वो लालटेन वाला व्यक्ति उनसे 30 मील से अधिक दूर पर उनके लिए पौड़ी से निशाना लगाने के लिए बिजली और बैटरी की व्यवस्था करके ज़बरदस्ती भेजा गया था। अब इस बैटरी को भेजने का आश्वासन सरकार ने उन्हें दिया था। अब वो कह रहे हैं कि काश ये बैटरी 3 घंटे पहले मिल जाती, लेकिन पछतावे से अब क्या फ़ायदा। और ये भी कौन कह सकता है कि जो 14 लोग उसके बाद में मारे गए, अगर वो तेंदुए उनके गले में दांत नहीं गड़ा था तो वो लंबी ज़िंदगी जीते, या फिर ये बैटरी पहले भी आ जाती। तो इस बात की क्या गारंटी थी कि जिम कॉर्बेट उस रात को उस तेंदुए को मार देते। अब जैसे बारिश जल्दी ही बंद हो गई थी, लेकिन जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उनकी हड्डियाँ काँपती ही रही। अब बादल छट रहे थे कि सफ़ेद पत्थर अचानक ढक गया और कुछ ही देर बाद उन्होंने तेंदुए को कुछ चबाते हुए सुना। अब पिछली रात उसने जो इस पानी की स्ट्रीम यानी कि गधेरे की तरफ से अपना शिकार खाया था। अब उनका कहना है कि आज रात भी ऐसे ही होने की उम्मीद में उन्होंने शिकार के नज़दीक पत्थर रखा था। अब ये तो साफ था कि आज बारिश ने गधेरे में यानी कि जो स्ट्रीम थी पानी की, वहाँ छोटे छोटे पोखर बना दिए थे। पोखर का मतलब होता है तालाब या छोटे छोटे। अब उनसे बचने के लिए तेंदुए ने नई जगह पर बैठा होगा। अब उसके इस तरह से बैठने से उनका जो कहना है, उसके इस तरह से बैठने से उनका जो निशानी पत्थर था वो ढक गया। इस चीज़ की कल्पना वो पहले नहीं कर पाए। अब वो जानते थे कि उन्हें पत्थर दोबारा दिखने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, उसका वेट नहीं करना पड़ेगा। अब 10 मिनट बाद ही पत्थर दोबारा दिखाई दिया और उसके तुरंत बाद उन्हें कुछ आहट सुनाई पड़ी, और इसके साथ ही मचान के नीचे गायब होता हुआ तेंदुआ उन्हें हल्का और पीला दिखाई दिया। अब उसका हल्का रंग शायद उसके बुढ़ापे के कारण था, लेकिन उसके चलने का जो आवाज़ थी वो कैसा था, ये तब और न है अब समझ पाते हैं वो, ये ऐसा उनका कहना है। अब वो किसी महिला के रेशमी पोशाक की सरसराहट जैसा था। अब ये जो साउंड था वो कैसे हुआ, जबकि ज़मीन पर खूंटा और घास के तिनके थे। अब कुछ समय तक रुके रहने के बाद उन्होंने बंदूक उठाई और पत्थर पर निशाना साधा। अब ये सोचकर कि जैसे तैसे ही पत्थर ढकेगा मैं गोली चला दूंगा। उनका कहना है कि जैसे तैसे पत्थर ढकेगा तो वो गोली चला देंगे, लेकिन भारी बंदूक को कंधों से सटाए रखने की भी एक टाइम लिमिटेशन होती है, और वो उस सीमा पर जब पार हो गई, उन्होंने राइफल नीचे की ही थी कि पत्थर दोबारा नज़र से ओझल हो गया। अब बाद के 2 घंटे में 3 बार ऐसा ही हुआ और वो जिम कॉर्बेट निराश में थे। अब जिम कॉर्बेट कह रहे कि जैसे ही उन्होंने बाघ की चौथी बार
मचान की तरफ पहुंचते सुना तो जिम कॉर्बेट ने ऐसे ही अंदाजे से किसी चीज़ पर नीचे झुककर गोली चला दी। अब वो जो सकरा जो स्थान था जिसे वो ज़मीन कह रहे थे, इस जगह पर केवल 2 फुट चौड़ा था। अब और जब मैंने अगली सुबह, उनका कहना है कि जब उन्होंने अगली सुबह इस जगह का मुआयना किया तो उन्हें वहाँ बीच में गोली से हुआ एक छेद और कुछ छोटे बाल मिले जो तेंदुए की गर्दन से कटकर बिखरे थे। अब उस रात जिम कॉर्बेट को बाघ या फिर तेंदुआ फिर से नहीं दिखाई दिया। अब सूरज उगने पर उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया और खड़ी पहाड़ी से नीचे रुद्रप्रयाग की तरफ चल दिए। अब जो महिला थी जिसके अवशेष गिरे हुए थे उसको उसके पति को सौंप दिए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। दोस्तों अब हम अगली सीरीज़ कवर करने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में जितना हो पाता है। अगली सीरीज़ का नाम है तैयारी। अब उनका कहना है कि जब वे पहाड़ी से रुद्रप्रयाग की तरफ नीचे उतर रहे थे तो उनके दिमाग में जो पिछली रात में जितना भी उनके साथ वो अनुभव हुआ वो सारा उनके दिमाग में निराशाजनक तरीके से विचार घूम रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि उस मायावी समय ने गढ़वाल और उनके दोनों के साथ जो वो घटना की थी वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। अब उनका कहना है कि वे चाहे कितनी ही सामान्य बात क्यों न मान लें, लेकिन इस पहाड़ के लोग मैन ईटर के मामले में मुझे चमत्कारी शक्तियों से संपन्न मानते हैं। अब उनका कहना है कि चाहे वो कुछ भी मान लें, लेकिन जो इस पहाड़ के जो गढ़वाल के जो लोग थे वो उस मैन ईटर के मामले में उन्हें जिम कॉर्बेट को चमत्कार या फिर एक देवता का सम्मान मानते थे। अब उनका कहना है कि वो गढ़वाल के आदमखोर से मुक्ति दिलाने के लिए आ रहे हैं। अब ये खबर उनसे पहले ही यहाँ पहुँच चुकी थी गढ़वाल में। और जब वो रुद्रप्रयाग में कई पड़ाव दूर ही था, सड़क पर उन्हें जो भी मिलता था या फिर खेतों से या फिर घर से जो भी लोग वहाँ से गुजरते हुए दिखते तो एक विश्वास के साथ शुभकामनाएं देते कि जिम कॉर्बेट अपने इस मिशन से ज़रूर कामयाब होंगे। अब उनकी ये भावना जितनी ही सही थी उतनी ही परेशान करने वाली भी थी। और ये जो मिशन के लिए जितना नज़दीक पहुंचता उतने ही वो शिद्दत से महसूस करते हैं। अगर किसी ने रुद्रप्रयाग में जिम कॉर्बेट को इस समय प्रवेश करते हुए देखा होता तो उसे ये विश्वास करना मुश्किल होता कि एक व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जुड़ती रही वो अब युद्ध से लौटता हुआ उनका नायक नहीं बल्कि एक ऐसा सहमा हुआ व्यक्ति है जैसे अपनी सीमाओं का पता नहीं था और जिसे इस बात का डर था कि जो काम उसने अपने हाथ में लिया है क्या वो उसको पूरा करने के लिए सही है या नहीं है। अब 500 वर्ग मील घने जंगल में ढके हुए एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ रहने वाले 50 बाघों में से एक बाघ यानी कि 50 तेंदुए में से एक तेंदुआ जो उसको विशेष ढूंढना और उसे गोली मार देने का जो काम जिम कॉर्बेट ने अपने हाथ में लिया था उसके कारण ये क्षेत्र जिम कॉर्बेट को उतना ही बुरा लगा जितना भी ये भव्य है, खूबसूरत था। अब यहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से उनकी गलत फहमी से सहमत नहीं होते। अब उनके लिए जिम कॉर्बेट एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने औरों को आदमखोरों से मुक्ति दिलाई थी और जब उन्हें उस आतंक से मुक्ति दिलाने आए थे जिसके तले वो 8 वर्षों से जूझ रहे थे या फिर जी रहे थे और तब एक अविश्वसनीय रूप से उनकी जो अच्छी किस्मत निकली जब जिम कॉर्बेट के पहुंचने के कुछ देर बाद ही वो बाघ आ गया जिसकी खोज में वे थे। अब वो अलकनंदा के उसी तरफ बंधे जो बकरे को मारने के लिए पहुंचा जिस तरफ के बारे में वे मानते थे कि वहाँ तेंदुए से निपटने का काम मुश्किल होगा। अब इस शुरुआती सफलता के बाद जो वो अभागिन महिला मारी गई, जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उन्होंने उससे ज़्यादा जनहानि रोकने का प्रयास और इसमें वो असफल भी रहे। अब इसी असफलता से जिम कॉर्बेट को तेंदुए पर गोली चलाने का जो अवसर दिया जो कि अन्यथा मुझे महीनों तक नहीं मिलता रहा, मतलब उन्हें कभी भी वो मिलता नहीं था। जो उस महिला के अवशेष पे जब वो बैठे थे तेंदुआ उनके सामने 3 या 4 बार राउंड आया था, लेकिन जिम कॉर्बेट को उस घने अंधेरे में वो तेंदुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि उन्होंने गोली चला दी थी लेकिन वो जो गोली थी उसके गर्दन से हल्का सा टच होके ज़मीन में धंस गया
और उसका जो 3-4 बाल के टुकड़े गिरे थे उससे उन्हें लगा था कि हाँ उसके गले के पास से वो गोली निकल गई थी। अब जैसे बीते कल वो अपने गाइड के पीछे पीछे पहाड़ चढ़ रहे थे जिम कॉर्बेट, तो तेंदुए को मारने की संभावना का जो उन्होंने मन ही मन आकलन कर रहे थे। अब उनके और वो सोच रहे थे कि हाल के जितने भी साल हैं ये तेंदुआ अपने शिकार पर नहीं लौटने के लिए जाना जाता है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो अगर जो मैन ईटर नहीं होते हैं तो उनका क्या कहना है कि उनके लिए कहना है कि जब कोई मैन ईटर तेंदुआ नहीं या मैन ईटर टाइगर या तेंदुआ नहीं होता है तो जब वो किसी शिकार को मार देता है तो जितना वो खा सकता है एक दिन में वो उतना खा लेता है, लेकिन अगले दिन फिर वो उसी शिकार पे लौटता है। अब इस तेंदुए के बारे में उनका कहना है कि ये तेंदुआ जब किसी एक का शिकार करता था, अब ये मैन ईटर था, किसी इंसान का शिकार करता था तो उस शिकार पे दोबारा नहीं लौटता था, उनका ये कहना है। और ऊपर से रात का समय होगा तो ऐसे में उनके पास तो निशाना साधने के लिए कोई रोशनी की व्यवस्था भी नहीं होगी। फिर भी जो उनका जो अनुमान था कि असफल होने का जो अवसर एक है तो सफल होने का जो अवसर 2 गुना होगा। अब जिस दिन वे जिम कॉर्बेट मिशेल कीन से मिलने गए थे तो और उन्हें बताया गया था कि वे गढ़वाल जाना चाहते हैं। अब उसने जो मुझसे पूछा, जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि मिशेल कीन ने उनसे पूछा कि क्या मेरे पास मेरी ज़रूरत का सामान है। अब ये जानकर कि मेरे पास केवल रात को निशाना लगाने के लिए काम आने वाली रोशनी नहीं है और मैं इसे मांगने के लिए कलकत्ता तार करूँगा। अब तार का मतलब है कि वो वहाँ डाक भेजेंगे कि भाई मेरे लिए रोशनी की व्यवस्था करें रात के समय के लिए। अब उन्होंने मिशेल कीन ने कहा कि वो बैटरी सरकार द्वारा उपलब्ध कराएगी और आश्वासन दिया कि बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध बैटरी उन्हें रुद्रप्रयाग में पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाएगी। अब जब उन्होंने पाया, जिम कॉर्बेट ने पाया कि बैटरी रुद्रप्रयाग नहीं पहुंची तो वे बहुत निराश हो गए। लेकिन अंधेरे में देखने की जो उनकी जो कैपेसिटी थी वो उन्हें निराशा को कम कर, उनकी जो निराशा थी वो उसको कम कर रही थी। निराशा का मतलब उनको इतना अनुभव हो गया था कि वो रात के अंधेरे में भी हल्का फुल्का देख सकते थे निशाना लगाने लायक। अब इसी कैपेसिटी के दम पर उन्होंने अपनी सफलता की संभावना, जो इसी कैपेसिटी के अनुसार उन्हें अपनी सफलता की जो संभावना थी असफलता की तुलना में ज़्यादा दुगनी हो रही थी। अब उन्हें उस रात के अपने उस प्रकरण की सफलता का इतना भरोसा था कि वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा राइफल और शॉटगन भी ले गए थे। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि जब वे मचान पर पूरी तरह से ढकी हुई अपनी पोजीशन और वो जो पोजीशन और अपना निशाना बहुत पास लगाना था तो ये आसान था, और अगर वो गोली से बाघ बच भी जाता या फिर घायल हो जाता तो वो बंदूक के फंदे पर जरूर फंसता, लेकिन फंदा पूरी तरह लेकिन वो जो फंदा था उन्होंने पूरी तरह से छुपा के रखा हुआ था। अब इस तैयारी में वो सफलता की जो संभावना एक ही तुलना में 10 हो गई। लेकिन अभी तूफान आ गया। उनका कहना है कि जैसे ही उन्होंने जो फंदा बनाया था या फिर उन्होंने वो उस तेंदुए को शॉट लगाने के लिए जो पोजीशन ली थी, वो अगर जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसी वक्त तूफान आ गया था। अब दिखाई देना उनको लगभग असंभव था और बिना बैटरी के वो पॉसिबल भी नहीं हो सकता था। अब कुछ ही घंटे में जो तेंदुआ था वो पीड़ित जितने भी पीड़ित लोग थे सारे क्षेत्र में उनकी असफलता की जानकारी सब कुछ जानी थी। जैसे ही वो उस तेंदुए के साथ उन्होंने जो उनका जो निशाना चूक गया था, अब उसके बारे में जो जानकारी थी वो गढ़वाल के लोगों को पहुंच जाती। दिन वो कसरत करके और गर्म पानी और खाना उन्हें आश्चर्यजनक ढंग से उस जिम कॉर्बेट को तरोताज़ा कर दिया। अब जो उनको जो कल बीती हुई रात को जो निराशा के विचार में वो एक कंट्रोल में आ गए। अब जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि जब उन्होंने पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया उससे पहले वो गर्म पानी से नहाए थे और नाश्ता करने के बाद उनके भाग्य का जो कोसना था वो उसको छोड़कर वो पिछले रात की जो असफलता का वो ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया। अब ज़मीन पर जो दागी गई जो वेस्ट गोली पर उन्हें खेद करना वैसा ही था जैसे रेत पर गिरे हुए दूध के लिए पछताना। और अगर तेंदुए ने अलकनंदा को पार न किया हो तो उसे मारने के उनके जो अवसर थे वो बेहतर हो गए थे, क्योंकि अब उनके पास रात के काम आने वाली शूटिंग बैटरी थी
यानी कि जो बैटरी लेके आया था रात के समय। अब इसे एक इंसान, तेंदुआ और तूफान दोनों का खतरा उठाकर लाया था, जो मैं अभी कह रहा था। अब पहला काम ये पता करना था कि जो तेंदुआ है वो अलकनंदा नदी के पार है या नहीं है। और जैसे ही वो कंफर्म हो जाता कि अगर वो पार गया होगा तो पुलों के रास्ते में ही गया होगा। अब जैसे जिम करो नाश्ते के बाद इस जानकारी को प्राप्त करने में जुट गए। उन्हें इस बात की संभावना नहीं लगी थी कि तेंदुए ने जो चटवा पीपल वाला पुल था वो पार किया है। अब चाहे उनकी राइफल से छूटी गोली उसके सिर के कितने ही पास से क्यों ना गुजरी हो और उसको कितना ही झटका लगा हो, ये संभव नहीं था कि गोली छूटने और सुबह होने के बीच कुछ घंटों में वो शिकार से चटवा पीपल की 14 मील की दूरी पार कर गया होगा। अब इसलिए उन्होंने रुद्रप्रयाग के पुल से ही खोज करने का जो उन्होंने किया, जो रुद्रप्रयाग का जो पुल था उन्होंने वहीं से उसकी खोज करने का जो डिसीजन था उन्होंने वो ले लिया। अब इससे आगे की जो कहानी है वो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।